ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम जो पहला टाइप पढ़ते हैं दैट इज वॉइड रिलेशन। जैसा कि नाम है वॉइड रिलेशन, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे वॉइड सेट होता है। क्या होगा यहाँ पर इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, फाइव, मतलब एक भी एलिमेंट लाई नहीं कर रहा होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि x सच दैट, यहाँ पर हमने ले लिया या फिर हम इस तरीके से बोल रहे हैं a, b सच दैट a प्लस b इज ग्रेटर देन, हमने मान लिया 10। और यहाँ पर जो सेट थे वो हमने डिफाइन कर दिए कि a एक सेट है जिसमें 1, 2 और 3 लाई कर रहे हैं, b एक सेट है जिसमें हमारे पास 1, 2 और 4 लाई कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो रिलेशन है वो डिफाइंड है फ्रॉम a टू b। तो अब तुम देखो यहाँ पर कि इन्हीं दो नंबर का एडिशन करने पर 10 से बड़ा नंबर आता है। क्या पॉसिबल है इस वाले केस में? भाई अगर इसका ग्रेटेस्ट और इसका ग्रेटेस्ट नंबर भी ले लोगे तो भी एडिशन करने पर क्या आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट लाई नहीं कर रहा होगा। तो हम इस सेट को क्या, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, हम वॉइड रिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर जो रिलेशन है वो इक्वल हो जाए किसके, a क्रॉस b के, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट उस रिलेशन में आ जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे इसी रिलेशन में मैंने क्या कर दिया, a, b सच दैट a प्लस b इज लेस देन 10। मैंने यहाँ पर लेस देन 10 यूज कर दिया। तो अब मैं कोई भी दो नंबर अगर यूज करूंगा यहाँ पर और उनका एडिशन करूंगा तो वो क्या होगा, 10 से छोटा ही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, 1 1 1 2 1 3, है ना, 1 1 1 2 और 1 4, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 4, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल रहे होंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारा वो कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है हमारे पास, अगर सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड है, ठीक है ना, सेट का हर जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड है, तो हम क्या कहेंगे, वो रिलेशन क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। जैसे कि मैं इस तरीके का रिलेशन बनाना चाहूँ यहाँ पर कि a, b है सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन कैसा होगा, अगर यहाँ पर हम एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और ये जो रिलेशन है मैंने डिफाइन किया है फ्रॉम a टू a। a टू a का मतलब क्या है, a क्रॉस a का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट लाई करेंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है ना। तो यही एलिमेंट्स लाई करेंगे, मतलब हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेट हो पा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। अब अगर इसमें एक चीज और आ गई यहाँ पर, जो एक और रिलेशन हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा हमारे पास, जब हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो, ठीक है ना। आइडेंटिटी और इसमें क्या डिफरेंस है, ये कह रहा है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेट होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इस वाले केस में। जबकि इसमें इसके अलावा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। मतलब अगर कोई रिलेशन इस फॉर्मेट में है कि 1 1 2 2 और 3 3 है और साथ में हमारे पास यहाँ पर 3 4 भी दे रखा है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो 3 4 नहीं 3 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर ए सेट जो है वो मैंने 1 2 और 3 वाला ले रखा है, ठीक है ना। ये कोई भी रिलेशन है जिसकी मैंने रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, ठीक। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 भी 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही कह रहा था कि एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, ठीक है, तो वो रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें एक और एलिमेंट प्रेजेंट है, इसी वजह से, इस एलिमेंट के होने की वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बट हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सीधी सी बात हो गई अब ये वाली। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए सेट है हमारे पास
और उसमें कोई भी, चलो ए छोड़ो, अभी हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर एक रिलेशन है हमारे पास, और इस रिलेशन में अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है ना, अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R से, तो b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए R से। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर 3,2 है तो 2,3 भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि एक प्लेन है, एक प्लेन में नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस हैं उस प्लेन में, और हमने यहाँ रिलेशन ले लिया कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये एक रिलेशन ले लिया है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी, तो रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है, b कॉमा c बिलोंग कर रहा है R को, तो a कॉमा c भी बिलोंग करना चाहिए R से, ठीक है ना। अगर ये दो कंडीशन है तभी ये चेक करनी है, अगर सिंगल ये कंडीशन है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे बोल दूंगा ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जैसे इसी वाले रिलेशन को हम ले लेते हैं कि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है ना। एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के, तो पहली और तीसरी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, वो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हाँ बताओ सर, ये पैरेलल वाला जो है सर आइडेंटिटी रिलेशन भी तो होगा ना। आइडेंटिटी नहीं होगा, एक लाइन सिर्फ खुद से रिलेट होगी, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहेगा कि वो लाइन खुद ही के पैरेलल होगी बस, क्या किसी और की नहीं हो सकती, हो सकती है ना, तो क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये वाला। एक और रिलेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पर 7th पार्ट, हम बोलते हैं यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है हमारे पास कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R को और b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा है R को, तो a इक्वल्स टू b होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर a कॉमा b b कॉमा a है रिलेशन में, तो वो तभी होने चाहिए जब a इक्वल टू b हो, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि एक रिलेशन ले लूं मैं R such that, यहाँ पर हमने रिलेशन जो ले लिया वो इस तरीके से ले लिया कि R is equals to a comma b and a divides b, इस तरीके से बोल दिया मैंने, a divides b, मतलब कि a जो है b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब a b को डिवाइड करे, b a को डिवाइड करे, कब पॉसिबल है, जब दोनों बराबर हो, है ना। जैसे 1-1 वाला केस या 2-2 वाला केस, ठीक है ना, एक नंबर खुद दूसरे को डिवाइड कर रहा है और दूसरा पहले को डिवाइड कर रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों इक्वल होंगे। तो ये रिलेशन कैसा है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है ना। कौन कौन सा, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और ट्रांजिटिव होगा, उन रिलेशन को हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है ऑर्डर्ड रिलेशन। अब ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है हमारे पास कि एक ऐसा रिलेशन जो कि ट्रांजिटिव तो हो, एक ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव हो बट इक्विवेलेंस ना हो, ठीक है। ट्रांजिटिव तो हो बट इक्विवेलेंस ना हो, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ऑर्डर रिलेशन, जो कि ट्रांजिटिव था बट इक्विवेलेंस नहीं आता, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हो गए। अब इसी के बेसिस पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास पार्ट आएगा,
इससे रिलेटेड एक चीज हमें पढ़नी होती है जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास जो यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन आता है वो इक्विवेलेंस क्लास से आता है। अभी जो कल वाला पेपर हुआ उसमें भी इक्विवेलेंस क्लास से एक क्वेश्चन आया, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इक्विवेलेंस क्लास से। तो पहले हम समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्वेश्चन नोट करते हैं हम यहाँ पर। पहले इसमें से जो नोट करना है वो नोट कर लो। तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम बात करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है हमारे पास। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, हम यहाँ पर वो अलग अलग पार्टीशंस फाइंड करते हैं यहाँ पर जो कि आपस में रिलेटेड होंगे बट एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लें तो फैमिली वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। एक फैमिली थी, कौन सी वाली, जॉइंट फैमिली जिसमें चाचा मामा ताऊ वगैरह ये सब कुछ रहते हैं ना। तो अब क्या होता है कि भाई फैमिली में भी ग्रुप्स बन जाते हैं कि भाई वो छोटे वाले चाचा बड़े वाले चाचा से बात करते हैं, वो पापा जी से बात नहीं करते, पापा दादाजी से ही कम वो रखते हैं और वो आपस में बात नहीं करते। रखे तो एक ही फैमिली में है बट ग्रुप्स बना रखे हैं छोटे छोटे जो कि पार्टीशन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि घर के पार्टीशन करा सकते हैं ना, लेकिन वो क्या है हमारे पास एक ही रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पार्टीशन हमें यहाँ पहचानने होंगे कि कौन किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो पार्टीशन हम कैसे पहचानते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस से रिलेटेड है। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उनके लिए देखा 3 और 4। तो देखो 0 जो है वो किस किस से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ देखें तो 0 किससे रिलेटेड है, देखो 0 से 4 से और किसी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो 0 ने पार्टीशन बना रखा है 4 के साथ, ठीक है ना, और वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा। फिर देखो 1 के बारे में बात करें तो 1 देखो किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है बस, ठीक है ना। 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है और 3 से रिलेटेड है। 2 के बारे में देखो 2 सिर्फ 2 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 के लिए इस तरीके से बात है। अभी 3 की बात करें तो 3 किससे रिलेटेड है, 1 से और 3 से। 4 किससे रिलेटेड है, 0 से और 4 से। एक्चुअल में इसमें क्या हुआ, हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टीशन बन गए, इसमें कितने पार्टीशन बने हैं, 5 नहीं है बेटा, पार्टीशन कितने हैं, 1 2 और 3, ये तो रिपीटेड है ना। पार्टीशन कितने बने, हमारे पास इस सेट के 3 पार्टीशन बन गए, पार्टीशन P1 P2 और P3। 3 पार्टीशन बने, एक है हमारा 1,3 वाला, एक है 0,4 और एक है 2। मतलब कि ये जो पूरा सेट था 1 0 1 2 3 और 4 वो 3 पार्टीशन में डिवाइड हो गया है। पार्टीशन की क्या खासियत होती है, पार्टीशन की खासियत क्या होगी, अगर हमारे पास जितने भी पार्टीशन हैं अगर मैं उनका पेयर वाइज अगर क्या करने लगूं, इंटरसेक्शन करने लगूं, दैट इज मैं ऐसे बोल रहा हूं pi इंटरसेक्शन pj और वेयर i नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है। मतलब p1 इंटरसेक्शन p2 करूं या p3 इंटरसेक्शन P4 करूं या P4 इंटरसेक्शन P5 करूं, जितने भी पार्टीशंस हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है ना। पार्टीशंस आपस में कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होगी, जितने भी पार्टीशंस हैं अगर मैं उनका यूनियन कर दूं, ठीक है ना, अब तो ये हमने मान लिया Pn तक, n अगर पार्टीशन बन रहे हैं तो, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, हमारे पास क्या बना देंगे, वो सेट बना देंगे जो R में है, ठीक है ना, वो पूरा सेट बना देंगे। सेट हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर इन तीनों का मैं यूनियन कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो सेट बन जाएगा जिसके हमने पार्टीशन किए, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इन्हीं पार्टीशंस का सेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं इस वाले सेट की इक्विवेलेंस क्लास कौन है, इस वाले सेट की इक्विवेलेंस क्लास है 1,3, ठीक है, 2 और 0,4। ये क्या है, इस वाले सेट की इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कौन से आएंगे, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है इसमें कि वो पूछने लग जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हो सकते हैं, बताओ भाई।
किसी सेट में नंबर ऑफ पार्टीशंस मैक्सिमम कब हो पाएंगे? जब क्या हो भाई, घर में सबसे ज्यादा बंटवारे कब हो सकते हैं? जब घर में सब अकेले अकेले हो जाए, ठीक है ना, मतलब कोई एक दूसरे से मतलब ना रखे, तो सबको अलग अलग हिस्सा चाहिएगा, पार्टीशन क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे उस केस में। तो क्या होगा हमारे पास कि हर एलिमेंट जब सिर्फ खुद से रिलेट हो जाए, मतलब कि जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाए, ठीक है ना, जो रिलेशन है वो कैसा बन जाए? आइडेंटिटी रिलेशन बन जाए। तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड है, ठीक है, तो सबकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? सब अलग अलग हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन उसके अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, सबका अलग अलग पार्टीशन मिल जाएगा। इसमें 5 हैं तो इसके मैक्सिमम पार्टीशन कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कब होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हो सकते हैं? जब रिलेशन क्या हो जाए, मतलब जब घर वाले सब साथ रहे मिलजुल के, तो क्या होगा? पार्टीशन ही नहीं होगा, एक ही जगह रह लेंगे सब। तो इसका मतलब क्या है? रिलेशन जब A क्रॉस B के इक्वल हो जाए, मतलब रिलेशन कैसा बन जाए? यूनिवर्सल रिलेशन बन जाए। तो उस केस में क्या होगा? हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो क्या हो जाएगा उस केस में? किसी पार्टीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ एक ही पार्टीशन होगा। पार्टीशन क्या होगा? एक है, ठीक है, मींस उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हो गए? 1। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होते हैं? 1। मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? हमारे नंबर ऑफ पार्टीशंस हो गए, ठीक है। कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने मिनिमम हो सकते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालते कैसे हैं, ये वाली बात भी हुई यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड और रिलेशंस वाली क्लास से रिलेटेड, ठीक है। xi थीटा और r1 अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ये जो पार्ट है a b c हो जाएगा और ये d e f हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इससे रिलेटेड है, ये से और ये से, ये आपस में सेम नहीं, ठीक है ना, ये सेम होने चाहिए, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए भी, जैसे कि यहाँ पर बीच में आप आ रही है, इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। R2 के जो रेंज है वो R1 के डोमेन्स के बराबर नहीं है, ठीक है। ये जो सिंबल है a, b रिलेटेड टू c, d है ना, ये रिलेशन के लिए सिंबल यूज होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a r b, इसका मतलब क्या है? a b से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं a, b बिलोंग्स टू r, एक ही बात है, ठीक है ना। मतलब a, b r को बिलोंग कर रहा है या फिर a b से रिलेटेड है, बात वही होगी, रिलेशन है दोनों में। देखा हुआ ऐसा लग रहा है नहीं? नहीं पता। ये देखो मुझे लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में दिया क्या है? कंसीडर द सेट A which is equals to 2 3 4 up to 30 है, ठीक है। और एक रिलेशन है R जो कि A क्रॉस A से डिफाइन किया गया है, ठीक है। और वो रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। और रिलेशन है किस तरीके का कि A, B रिलेट कर रहा है C, D से। कब रिलेट कर रहा है? जब AD BC होगा, मतलब इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इन दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब इन्होंने कहा है C, D 3, 4 के इक्वल है, ठीक है। तो बताओ A, B के ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा
इसी रिलेशन में इसको रख दिया, हमने देखा कि ए बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। ठीक है, सी और डी की वैल्यू में पुट कर देते हैं। सी और डी की वैल्यू कितनी है 3 और 4, तो 4a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b, हां b b है ना, 4a इज इक्वल्स टू कितना हो गया b b हो गया। तो यहां से हम देखेंगे a इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ b जो है वो क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो ये 4 से 4 वाला पार्ट कैंसिल हो पाएगा। 4 का मल्टीपल मतलब 4 हो सकता है b की वैल्यू। ठीक है, और क्या हो सकती है 8 हो सकती है। ठीक है, 12 16 ये वैल्यूज हो सकती है b की, तो हम यहां पर रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक पहले b की वैल्यू हमने ले ली कितनी 4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 8 हां 3 a की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर देखो b की वैल्यू और लेके देखो, b की वैल्यू हमने 8 ली, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6। फिर 12 कितनी होगी, और 16 के लिए और फर्दर बताओ 20 के लिए 15 और 24 के लिए 18 और 28 के लिए कितनी होगी 21। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया। तो हमारे पास कितने ऑर्डर क्लियर आए 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या है इसका 7। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कल तुम्हारे पेपर में आया था 16 की इवनिंग वाले पार्ट में, इसीलिए मैंने कहा तुमने पहचान ये इन अ स्कूल। ठीक है, 3 गेम देखी जाते हैं स्कूल में, और उन्होंने बोला कि some students play exactly 2 games। ठीक है, 2 games and no student play all the 3 games, all the 3 games। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर 3 वेन डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम सही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर दे रखा है एक डायग्राम है ये वाला, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ये बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ फर्दर ए बी सी यहाँ पर ये 3 चीजें दे रखी हैं, और ऑप्शंस जो है वो ये हैं, ए इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सी इज करेक्ट, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताओ इनमें से कौन सा सही वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेन डायग्राम जो है कौन सा वाला वेन डायग्राम इस वाले केस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बताओ जरा। यहाँ पर 3 गेम्स थे, ठीक है ना, 3 गेम बच्चे मतलब किसी स्कूल में 3 गेम प्ले कराए जाते थे। इन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 गेम खेलते हैं, ठीक है, लेकिन एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो तीनों गेम खेलता हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आएगा उस पार्ट में, सी। हाँ सी, हाँ भाई सी है, और कोई बताओ कौन सा आएगा, आयुष हाँ बताओ। none of these is right. हाँ none of these है, अरे हाँ सी ऑप्शन लगा है। देखो एक चीज यहाँ पर, ये वो लोग हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, ऐसा तो कोई था ही नहीं। यहाँ पर भी ये वो लोग हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, यहाँ पर भी ये वो लोग हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। उसका मतलब क्या हो गया, तीनों गलत हो गए। इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो क्या आंसर होगा, वेन डायग्राम का बेस क्वेश्चन है ये तुम्हारा। कब आएगा ये
ये कल वाले पेपर में आया, कल मॉर्निंग वाली शिफ्ट का पेपर में है ना, वेन डायग्राम से। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कल की बेस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आया है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना, इजी पार्ट है, आराम से हो रहे हैं ना। सर ये पहले वाले जो करवाया था ये न्यूमेरिकल पैटर्न वाले में आया था। पता नहीं, मतलब एक्चुअली नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वाले पार्ट है, तो पता नहीं है न्यूमेरिकल वाले में आया था या उस वाले में आया था, मतलब आंसर से मतलब नहीं, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है ना। 7 ऑर्डर पेयर्स होंगे इस वाले केस में, और ये हमारे पास ये वाला नन ऑफ दीस, ठीक है। अगर इसका एक्चुअल बनाना चाहो तो कैसा बनेगा, यहाँ पर इस तरीके का बनना चाहिए था, एक ये वाला है